अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज बेटा हमने स्टडी करना है 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एनर्जेटिक्स, और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए बेटा हम आज आपका अपना जो है चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं एनर्जेटिक्स को। इंट्रोडक्शन टू एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स क्या है बेटा, आपको देखने में पता चल रहा है कि वर्ड जो एनर्जेटिक है ये बना है एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी से। तो इसका मतलब है कि ये एनर्जेटिक चैप्टर के अंदर हम जितनी भी चीज़ें स्टडी करेंगे वो एनर्जी के रेलिवेंट होंगी। तो बेटे सबसे पहले हम एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एनर्जी फॉर्म एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन इन केमिकल सिस्टम। एनर्जेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको स्टडी करते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं केमिकल सिस्टम के अंदर। सबसे पहले आपको ये बेसिक बात का पता होना चाहिए कि बेटा एनर्जी जो है ये ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बेटा ये जो हमारे पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, ये एक केमिकल सिस्टम में हो, मतलब कि उसकी केमिकल कन्वर्जन कर दें, तो उसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक हमारे पास सिंपली क्या है, ये हमारे पास स्टडी ऑफ एनर्जी की एनर्जी फॉर्म्स है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को हमने स्टडी करना होता है और उनको एक दूसरे में वो ट्रांसफ़र किस तरह से होती हैं इस चीज़ को स्टडी करना होता है। एनर्जी की फॉर्म एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट होती हैं उनको बेटा स्टडी करते हैं और इस स्टडी को कहते हैं एनर्जेटिक। द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इन केमिकल सिस्टम इज़ कॉल्ड एनर्जेटिक्स। तो ये बेटा हमारे पास एनर्जेटिक्स है, एनर्जी के रेलिवेंट हमने इसमें स्टडी करना है। देन बेटा एनर्जी की फॉर्म स्टडी करते हैं जो कि हमने केमिस्ट्री में स्टडी करनी है। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, आपने फिज़िक्स में पढ़ी होंगी, लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ उन्हीं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ होगा जो कि केमिस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म विच आर ऑफन इंटरकन्वर्टेबल। एनर्जी बेटा एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाई जाती है जो कि आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब है कि वो एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती हैं। इन केमिकल एनर्जेटिक्स वी आर मेनली कंसर्न विद टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जेटिक्स के अंदर हमने बेटा सिर्फ दो मेन फॉर्म्स को स्टडी करना होता है। एनर्जी की दो मेन फॉर्म्स को हमने एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करना है। पहली फॉर्म जो कि हम केमिस्ट्री के अंदर या फिर एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं वो है केमिकल एनर्जी, और दूसरी फॉर्म है हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी को बेटा हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर डिटेल में। सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं कि केमिकल एनर्जी क्या है और हीट एनर्जी क्या है। दोनों ही फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। पहले बेटा केमिकल एनर्जी को स्टडी करते हैं। दिस एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। केमिकल एनर्जी क्या है? ये एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है। एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो बेटा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसके अंदर जो एनर्जी फॉर्म होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीट एनर्जी क्या होती है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एंड अब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज़ ब्रोकन। हीट एनर्जी बेटा हमारे पास जब कोई बॉन्ड बनता है तब रिलीज़ होती है, और जब कोई बॉन्ड टूटता है तब हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। अब इनके अंदर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केमिकल एनर्जी में क्या फ़र्क है और हीट एनर्जी में क्या फ़र्क है। तो बेटा सिंपल आपने याद रखना है कि केमिकल एनर्जी बॉन्ड के अंदर स्टोर होती है। हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं ना, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। यहाँ पे हम बेटा देखते भी हैं इस चीज़ को। ये हमारे पास आ गया बेटा, ये मेरे पास है H2O, HO और H। अब ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम और हाइड्रोजन के एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं ये इस बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। ये मेरे पास बॉन्ड है जो मैंने सिंगल लाइन लगाई हुई है। इस बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। बेटा आपने याद रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी होती है उस बॉन्ड की एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ये तो आपके पास बेटा हो गया हमारे पास केमिकल एनर्जी क्या है। अब हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी बेटा हमारे पास स्टोर नहीं होती। हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर हमारे पास रिलीज़ होती है। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ।
ये बेटा मेरे पास है, चले वाटर ही ले लेते हैं हम अगेन, वाटर को देख लेते हैं। ये मेरे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये भी हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं पानी को डीकम्पोज करवा दूँ, पानी को ब्रेक डाउन कर दूँ। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी मैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगाऊंगा वो एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम बेटा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमेशा एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसमें हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। जो एब्जॉर्ब हो रही है वो असल में हीट एनर्जी है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर पानी है, मैं चाहता हूँ कि पानी बॉयल हो जाए मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट ही करेंगे ना। तो यही वो हीट एनर्जी है बेटा जो हम एक मॉलिक्यूल को देते हैं। अगर हम किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो हम उसको एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट देते हैं। तो ये जो हमारे पास हीट एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ये हमारे पास हीट ही एनर्जी है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जब कोई हमारे पास बॉन्ड बनता है फिर क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये पानी था, H2 + O2 आपस में मिले थे, ठीक है। तो इससे बना 2H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो उससे हमारे पास वाटर बना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अलग अलग एटम थे, इन एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज़ हुई है, वो एनर्जी भी मेरे पास हीट एनर्जी है, ठीक है बेटा। तो हीट एनर्जी दो तरह से हम केमिस्ट्री में देखते हैं, या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या फिर हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये बेटा हमारे पास हीट एनर्जी होती है, ठीक है। हीट एनर्जी ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक टूटने वाले बॉन्ड में एब्जॉर्ब होती है और नए बनने वाले बॉन्ड से रिलीज़ होती है। ये आपने मेन पॉइंट यहाँ पे बेटा यही है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है और हीट एनर्जी रिलीज़ कब होती है। जब हमारे पास कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास था हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी के अंदर फ़र्क। बॉन्ड के अंदर मौजूद एनर्जी केमिकल एनर्जी है, और जब बॉन्ड टूटेगा तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो भी हीट एनर्जी है, और जब बॉन्ड बना तब भी उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो भी हीट एनर्जी थी। लेकिन ये जब एक बॉन्ड बन चुका है तो वो उसके अंदर अब जो एनर्जी है वो बेटा केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी में फिर क्या आपने मेन डिफरेंस याद रखना है कि हमारे पास जब बॉन्ड बना हुआ है तो उस बने हुए बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल एनर्जी है, और जब बॉन्ड टूटता है या जब बॉन्ड बन रहा था तब हमारे पास जो एनर्जी थी वो हीट एनर्जी थी, जो कि या एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ हो जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी एंड बॉन्ड डायनेमिक्स, ठीक है। एनर्जी एंड बॉन्ड डायनेमिक्स, इसको चेक कर लेते हैं हम बेटा। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, एनर्जेटिक्स के अंदर हम बेटा एनर्जी चेंजेस स्टडी करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हुए। या एनर्जी बेटा पहले से कम हो जाती है, जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो सिस्टम की एनर्जी पहले से कम हो जाएगी या सिस्टम की एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एनर्जी या कम होती है या ज़्यादा होती है, तो उसको हम बेटा एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दीज चेंजेस आर काज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब ये आप क्वेश्चन भी कह सकते हो, मेन पॉइंट भी कह सकते हो कि एनर्जी चेंज होती क्यों है, एनर्जी कम कैसे हो जाती है या एनर्जी ज़्यादा कैसे हो जाती है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो बेटा एनर्जी चेंज की जो वजह है, एनर्जी चेंज इज़ कॉज्ड बाय, एनर्जी चेंज क्यों होता है, एनर्जी चेंज इज़ कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड टूटने की वजह से और बॉन्ड बनने की वजह से बेटा एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाती है, चाहे एनर्जी पहले से कम हो जाए
चाहे एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाए, एनर्जी तो चेंज हो गई ना। जैसे मेरे पास अगर कोई बेटा पहले सिस्टम था, उसकी एनर्जी थी 400 किलो जॉल पर मोल, रिएक्शन के बाद वो 200 हो गई तो फिर भी चेंज हो गई, 400 से 200 हो गई, या फिर वो 400 से 500 हो गई तो फिर भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो चाहे बेटा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी एब्जॉर्ब हो, चाहे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ हो, दोनों ही कंडीशन में सिस्टम की पुरानी एनर्जी चेंज हो गई, क्योंकि या पहले से कम हो गई या पहले से ज़्यादा हो गई, तो एनर्जी तो चेंज हो गई ना, चाहे वो पॉजिटिव हुई चाहे वो नेगेटिव हुई। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पॉइंट इस बारे में बताता है कि एनर्जी चेंज आता क्यों है। एनर्जी चेंज आता है बॉन्ड बनने की वजह से या बॉन्ड टूटने की वजह से। अब यहाँ पे कब एनर्जी ज़्यादा होगी और कब एनर्जी कम होगी, जब बेटा एक बॉन्ड बनेगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो एनर्जी, इसका मतलब है पहले से कम हो जाएगी। अगर पहले 400 किलो जॉल पर मोल थी तो बॉन्ड जब बना तो अब एनर्जी रिलीज़ हुई तो अब 400 से कम होगी। और दूसरी कंडीशन है बेटा, जब हमारे पास बॉन्ड टूटता है, जब बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर अब एनर्जी ऐड हो रही है। अगर पहले 400 किलो जॉल पर मोल एनर्जी थी तो अब मज़ीद एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली है सिस्टम ने, तो अब 400 से एनर्जी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वीक बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक वाइल इन प्रोडक्ट न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर फॉर्म। अब ये जनरल ट्रेंड बताया गया है कि आम तौर पर जनरली जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, तो बेटा आम तौर पर जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें पुराने जो बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, वो टूट जाते हैं और जो नए बॉन्ड बनते हैं वो पुराने बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जो बेटा बॉन्ड टूटते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं और जो नए बॉन्ड बनते हैं वो इन कंपैरिजन उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जनरल ट्रेंड बताया गया। ठीक है, ये बेटा हमारे पास था एनर्जी एंड बॉन्ड डायनेमिक। इसमें हमने क्या स्टडी किया, इसमें हमने पहले सबसे स्टडी किया कि एनर्जेटिक्स के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं। एनर्जेटिक्स के अंदर हम बेटा एनर्जी के जो चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसमें केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी चेंज होती है उसको हम एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब सेकंड पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर था कि एनर्जी चेंज होती क्यों है। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी चेंज क्यों होती है, तो बेटा एनर्जी चेंज इसलिए होती है कि या तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनेगा या केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड टूटेगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास एनर्जी चेंज हो जाएगी, चाहे बॉन्ड बना है चाहे बॉन्ड टूटा है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर मेरे पास ये H2 है और ये O2 है और इधर भी H2 है और ये O2 है, कोई चेंज आया क्या? आपको स्क्रीन पे कोई चेंज नज़र आ रहा है? इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो बेटा अगर तो ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास कोई तब्दीली आई नहीं है तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं होता। केमिकल रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी कंडीशन ये है कि आपके पास चेंज होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर ये रिएक्टेंट भी वही है और प्रोडक्ट भी वही है तो इसका मतलब है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन की पहचान ही चेंज है। हम रिएक्शन को पहचानते ही उसकी चेंजिंग की वजह से है कि पहले चीज़ कुछ और थी, अब चीज़ कुछ और बन गई है। तो ठीक है, अगर बेटा में से किसी बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ है वही राइट साइड पे चीज़ आ गई तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो अगर बेटा ये आपने हमेशा याद रखना कि अगर रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया इसका मतलब है रिएक्शन हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज लाजमी आएगा। अगर चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि रिएक्शन ही नहीं हुआ आपका। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टडी करते हैं हीट एवोल्यूशन इन रिएक्शन। पहला पॉइंट, एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड। यही बात हमने पहले डिस्कस की कि जब बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जैसे मेरे पास अगर ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है ट्रिपल, मैं चाहता हूँ कि नाइट्रोजन का बॉन्ड मैं तोड़ दूँ, तो तोड़ने के लिए एनर्जी मैं अपने पास से लगाऊंगा। तो अब ये जो एनर्जी मैं लगा रहा हूँ ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है और ये जब एक लिमिट क्रॉस कर जाएगी, जब मेरी लगाई हुई एनर्जी इस बॉन्ड की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तब वो बॉन्ड जाके टूटेगा। ठीक है, हर बॉन्ड की बेटा एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, हमें उस एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन और क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है, मैं चाहता हूँ कि क्लोरीन का मैं सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दूँ, तो ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, ये बात आपने बेटा याद रखनी है कि जब भी बॉन्ड टूटता है तो उसमें एनर्जी नीडिड होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि हम लगाते हैं।
उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट है एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी एवॉल्व होती है। एवॉल्व का मतलब होता है रिलीज़ होती है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे बेटा एवॉल्व का मतलब आप लोग लिख लें कि एवॉल्व का मतलब होता है रिलीज़ होना, रिलीज़। देन बेटा हमारे पास थर्ड पॉइंट है सच रिएक्शन टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। रिएक्शन क्लासिफिकेशन। अब रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं बार बार कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी चेंज होती है, जिसको हम एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। कभी एनर्जी कम हो जाती है, कभी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है रिएक्शन के दौरान। तो अब हमने पढ़ना है कि रिएक्शन क्लासिफिकेशन क्या है, कि रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं। तो बेटा अगर हम एनर्जी के हवाले से बात करें, वैसे तो रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम एनर्जी के लिहाज से बात करें तो रिएक्शन की दो टाइप हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ़ रिएक्शन इज अकम्पनाइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एवोल्यूशन का मतलब है कि हीट रिलीज़ हो रही है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में से हीट रिलीज़ हो, इसका मतलब है कि रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक है। दूसरी तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो बेटा हमारे पास वो रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। सिंपली क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में हीट रिलीज़ हो रही है, हमारा जो बीकर है जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि हीट रिलीज़ हो रही है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज़ नहीं होती बल्कि हीट एब्जॉर्ब होती है। तो बेटा आपने इन दोनों का डिफरेंस याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं विजुअलाइजिंग चेंजेस। अब ग्राफ की सूरत में भी आपको मैं चेंजेस दिखाने लगा हूँ कि हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पता कैसे चलता है और हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन का पता कैसे चलता है, क्या फ़र्क होता है इन दोनों के अंदर। In energetic we not only encounter heat which comes out of a chemical reaction but also another quantity which is called enthalpy। ये बेटा हम अगली स्लाइड में देखते हैं। पहले मैं आपको ग्राफ से समझा दूं कि अगर ग्राफ बना हुआ हो तो हमें उस ग्राफ की मदद से किस तरह से पता चलता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये बेटा दो ग्राफ बने हुए हैं, ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है। पहला ग्राफ एक्सोथर्मिक का है और दूसरा ग्राफ एंडोथर्मिक का है। ये बेटा जो पहला ग्राफ है ये एक्सो का है और दूसरा मेरे पास ग्राफ एंडो का है। पहले एक्सोथर्मिक ग्राफ को देखते हैं। बेटा एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ये मेरे पास बेटा आ गया आपके पास ग्राफ, यहाँ पे मेरे पास हैं ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जो एनर्जी है हमारे पास वो बेटा रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की देखें सेम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हमारे पास सेम चीज़ हो तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अब वाई एक्सिस पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन की प्रोग्रेस है कि रिएक्टेंट से चीज़ प्रोडक्ट में जा रही है। अब जितना हम वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी उसका मतलब ये है कि एनर्जी ज़्यादा है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ये आपने याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास कम होती है। उसके बाद बेटा अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इसका रिवर्स है कि जो रिएक्टेंट हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके दोबारा करता हूँ। ये देखिए बेटा, ये मेरे पास अब मैं इस वाले ग्राफ को आपको समझाने लगा हूँ, एंडोथर्मिक के ग्राफ को। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये बेटा आपने इनमें डिफरेंस याद रखना है कि एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है।
जबकि एक्जो के केस में इसका जो है वो रिवर्स होता है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो ये बेटा ग्राफ की मदद से आपने इस चीज़ को याद रखना है कि हमें ग्राफ से कैसे पता चलता है। तो बेटा एनर्जी देखकर हमें पता चलता है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है। और अगर इसका रिवर्स हो कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, उसका मतलब है कि रिएक्शन हमारे पास एक्टोथर्मिक होते हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी का दूसरा नाम हीट कंटेंट भी है। इंथैल्पी को हम हीट कंटेंट भी कहते हैं। इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेटा किसे कहते हैं? थर्मल एनर्जी नोट कर लेना है आप लोगों ने बेटा। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब है किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर प्लस कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी आपने बेटा याद रखना है, नोट कर लें ताकि आपको याद रहे कि थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है। थर्मल एनर्जी का मतलब है किसी भी चीज़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिलाकर हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। ओके, अब देखते हैं इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी या फिर इसका दूसरा नाम हीट कंटेंट भी है। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो टोटल थर्मल एनर्जी होती है उसको हम हीट कंटेंट भी कहते हैं और उसको इंथैल्पी भी कहते हैं। इसका सिंबल बेटा H होता है। मतलब कि किसी भी कंपाउंड की टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हीट कंटेंट और इंथैल्पी। मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या है बेटा? इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ गया सिस्टम इंथैल्पी शिफ्ट। व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। जब बेटा रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम की इंथैल्पी हमेशा इंक्रीज होती है। दूसरा पॉइंट, जब हमारे पास इवॉल्व का मतलब है रिलीज़ होना, जब रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज़ होगी तो हमारे पास इंथैल्पी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं स्कोप ऑफ स्टडी। केमिकल एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, दो चीज़ों में डिफरेंस भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहले देखते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स को। स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल एनर्जेटिक्स क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन में हमने एनर्जी के फ्लो को स्टडी करना है। इट इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर फील्ड कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। और जो केमिकल एनर्जेटिक्स है ये थर्मोडायनेमिक की एक टर्म है जो कि थर्मोडायनेमिक के अंदर हम स्टडी करते हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर जो बेटा एनर्जी का फ्लो होता है उसको स्टडी करना होता है कि क्या एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स, फ्लो ऑफ एनर्जी को स्टडी करने को। देन बेटा हमारे पास सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंज। डील विद हाउ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिक के अंदर हम स्टडी करते हैं कि एनर्जी चेंज क्या आया और उस एनर्जी चेंज की वजह से जो केमिकल सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या तब्दीली आती है। मतलब कि एनर्जी चेंज होने की वजह से हम जो चेंज आते हैं उनको स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो दोनों का डिफरेंस मैं एक दफ़ा बेटा आपको रिपीट कर देता हूँ। केमिकल एनर्जेटिक्स के अंदर हम सिर्फ एनर्जी के फ्लो को स्टडी करते हैं कि एनर्जी रिलीज़ हुई या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जबकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जो एनर्जी के अंदर चेंज आया है उस चेंज की वजह से होने वाले इफ़ेक्ट को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बेटा स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे MCQs है। थॉमस यंग जो था उसने पहली दफ़ा एनर्जी इस्तेमाल किया, वर्ड एनर्जी इस्तेमाल किया फिज़िक्स के अंदर 1802 में। ये बेटा आपके पास एक MCQs टाइप है। यहाँ तक बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने अच्छी तरह से इस टॉपिक को स्टडी कर लेना है। ये चैप्टर मुकम्मल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है फिज़िकली, अभी हम इसकी रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आपने इसकी रिवीजन में अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने बेटा अच्छी तरह इस टॉपिक को कवर कर लेना है। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़।